स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। टेल ऑफ टू असैसिनेशंस, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले आपने पढ़ा होगा कि कैसे जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की हत्या की गई। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में भी ऐसे 2 किस्से हो चुके हैं? जी हाँ, इंडिया में भी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उन्हीं के बेटे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की भी हत्या कुछ ऐसे ही की गई थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को आप अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। इंदिरा गांधी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक इंपॉर्टेंट मेंबर। वो 1966 में इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने 1966 से 1977 तक और 1980 से अपनी मृत्यु तक पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। उनके मर्डर के बाद उनके ही बेटे राजीव गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चूज किया गया। राजीव गांधी इंडिया के अब तक के सबसे यंगेस्ट पीएम हैं। उन्होंने 1984 से 1989 तक एज अ पीएम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। अब आइए जानते हैं कि इंदिरा गांधी, जो इंडिया की इतनी फेमस पर्सनैलिटी थी, जिन्हें पूरे इंडिया की जनता इतना प्यार और सम्मान देती थी, उनकी हत्या आखिर क्यों, कब और कैसे की गई। असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या 9:29 31 अक्टूबर 1984 को न्यू दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके घर पर की गई। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी पीएम ऑफिस से बाहर निकली। वो अपने ऑफिसर से किसी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रही थी। तभी अचानक उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर 3 गोलियां चलाईं। बेअंत सिंह ने उनसे थोड़ी ही दूर पर खड़े सतवंत सिंह को भी चिल्लाकर गोली चलाने का ऑर्डर दिया। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन रिवॉल्वर की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर चला दी। गोली लगने के जस्ट बाद इंदिरा गांधी को करीब 9:30 बजे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की जाती है, जिसमें उनकी बॉडी में 23 बुलेट्स पाई जाती हैं। 4 घंटे बाद 2:20 PM पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनकी मौत के कुछ ही घंटों के अंदर उनके बेटे राजीव गांधी को एज द 6th इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिलवाई जाती है। राजीव गांधी द्वारा पीएम पद की शपथ लेने के बाद ही इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर पूरे इंडिया में अनाउंस कर दी जाती है। इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाने के बाद बेअंत सिंह को इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ने ऑन द स्पॉट मार दिया और सतवंत सिंह को पीएम के अदर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अरेस्ट कर लिया। सतवंत सिंह को 1989 में डेथ पेनल्टी दी जाती है। सतवंत सिंह के साथ इंदिरा गांधी मर्डर केस के मास्टरमाइंड कहर सिंह को भी डेथ पेनल्टी दी जाती है। इंदिरा गांधी की मौत की अनाउंसमेंट के बाद पूरे देश में एक दुख की लहर दौड़ जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं भी देखी जाती हैं। इन राइट्स ने सबसे ज्यादा देश की कैपिटल न्यू दिल्ली को अफेक्ट किया। राइट्स में सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की मौत का जिम्मेदार समझा जाता है। इन राइट्स में नियरली 3000 सिख्स की मौत हो जाती है और थाउजेंड्स ऑफ सिख्स इंजर्ड होते हैं और क्रोर्स ऑफ प्रॉपर्टी का लॉस होता है। इंदिरा गांधी की मर्डर मिस्ट्री और इनोसेंट सिख्स की हत्या पूरे वर्ल्ड में मीडिया में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुकी थी। सभी मीडिया एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स और देश की जनता इनकी मौत का रीजन जानना चाहती थी, बट इनकी मौत का कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं था। बट कुछ ऐसे ट्रैजिक इवेंट्स थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। तो आइए जानते हैं इन इवेंट्स के बारे में। रीजंस बिहाइंड असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ डिफरेंट रीजन्स में अपने कल्चर और डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स होना एक आम बात हो गई थी। कोई लैंग्वेज बेस्ड सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा था, तो कोई एथनिसिटी बेस्ड, किसी की डिमांड सेसेशन की थी तो किसी की ऑटोनोमस स्टेट की। इसी कॉन्टेक्स्ट में पीएम इंदिरा गांधी के टेन्योर के दौरान पंजाब के अंदर कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का राइज हुआ जो अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे। इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग वो अपना एक अलग सिख स्टेट बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि वो हिंदू रिलीजन के लोगों के बीच इनसिक्योर्ड फील करते हैं और माइनॉरिटी होने की वजह से उनके राइट्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। इस तरह के रिलीजन बेस्ड सेपरेटिज्म को लेकर इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड एकदम क्लियर था कि इसे किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पीएम इंदिरा गांधी द्वारा सिख सेपरेटिस्ट की डिमांड को एंटरटेन करने का सवाल ही नहीं था।
बल्कि उन्होंने सिख नेशनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए कई स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए। पीएम इंदिरा गांधी के इन स्ट्रिक्ट एक्शंस के रिस्पॉन्स में सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने 1980s में एक नया मूवमेंट शुरू किया, जिसकी एक ही डिमांड थी, खालिस्तान। खालिस्तान यानी कि सिख्स का एक सेपरेट नेशन, जिसके लिए ये सिख ग्रुप्स इंडियन गवर्नमेंट से लोहा लेने के लिए तैयार थे। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह एक सिख एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। खालिस्तान फॉर्मेशन का मेन आइडिया इन्हें अकाली दल नाम की पंजाबी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से मिला। अकाली दल भी सिख नेशनलिज्म का एक स्टॉन्च सपोर्टर था। अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी का भी मेन फोकस खालिस्तान बनाना था, जो एक सेपरेट पंजाबी एथनिसिटी को रिप्रेजेंट कर सके। जरनैल लोगों का ब्रेन वॉश करके उनसे कई जगहों पर वायलेंट प्रोटेस्ट्स करवाता था, जिससे गवर्नमेंट को वो फोर्स कर सके खालिस्तान नेशन बनाने के लिए। इन प्रोटेस्ट्स की वजह से पूरे इंडियन नेशन में लाइफ और प्रॉपर्टी के हैवी लॉसेस होने लगे। जरनैल सिख होली सेंटर गोल्डन टेम्पल को भी टेररिस्ट बेस कैंप की तरह यूज करने लगा। इन प्रोटेस्ट्स के बढ़ते केसेस के कारण इंडियन सिटीजन्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने गवर्नमेंट को सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए फोर्स करना स्टार्ट किया। सिख रिबेलियन को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक काउंटर प्लान बनाया, जिसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया। सिख पिलग्रिमेज साइट गोल्डन टेम्पल से सिख एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप को एलिमिनेट करना इस ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। गोल्डन टेम्पल को इन ग्रुप्स ने अपना टेररिस्ट कैंप बनाकर रखा था और काफी डेंजरस वेपन्स की सप्लाई इस कैंप से हुआ करती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंडर टेररिस्ट्स को एलिमिनेट करना काफी टफ टास्क था और इसी ऑपरेशन की वजह से इंदिरा गांधी ने काफी क्रिटिसिज्म भी फेस किया, बट उन्होंने एनी हाउ इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी ने 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में रेड करने का ऑर्डर दिया। रेड का सिलसिला करीब एक हफ्ते तक चलता। इस अटैक में गोल्डन टेम्पल की प्रॉपर्टी पर काफी ह्यूज इंपैक्ट आता है और साथ में गोल्डन टेम्पल में छिपे मिलिटेंट ग्रुप्स की भी जान जाती है। जरनैल सिंह की भी मृत्यु इसी अटैक में होती है। इस अटैक को कई लोगों ने अप्रिशिएट किया तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। इस अटैक को अप्रिशिएट इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन यूनियन की सेफ्टी के लिए यह अटैक जस्टिफाइड था, तो वहीं क्रिटिसाइज इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप पर बारबैरिक अटैक किया। इस अटैक के बाद देश भर में हिंसा की कई घटनाएं देखी गईं। इंदिरा गांधी को भी कई अननोन सोर्सेज से डेथ थ्रेट्स आने लगे। इन प्रोटेस्ट्स के बीच इंदिरा गांधी की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह का ट्रांसफर किया जा रहा था, जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके ट्रांसफर को ये कहते हुए कैंसिल कर दिया कि बेअंत सिंह उनके सिक्योरिटी गार्ड कई सालों से हैं और उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। ट्रांसफर को कैंसिल करने का एक रीजन ये भी था कि इंदिरा गांधी पूरे देश को ये मैसेज देना चाहती थी कि अभी भी वो सिख कम्युनिटी के साथ कोई इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं। अब अपने सिक्योरिटी गार्ड का ट्रांसफर कैंसिल करना ही इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, ये उन्हें भी कहां पता था। इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद पूरे देश में रिलीजन और पॉलिटिकल बेसिस पर राइट्स होने लगते हैं। इन राइट्स में इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने सिख कम्युनिटी के हजारों लोगों पर वायलेंट अटैक्स किए, जिसमें कई इनोसेंट सिख्स की जान जाती है और मिलियंस की प्रॉपर्टी का लॉस होता है। इस दौरान देश की पीस और हार्मनी बुरी तरह से अफेक्ट होती है। खैर, इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए सिख राइट्स अपने आप में एक अलग कहानी है। अपने आज के टॉपिक पर वापस आते हैं और पीएम इंदिरा गांधी की असैसिनेशन स्टोरी के बाद अब बात करते हैं राजीव गांधी की असैसिनेशन स्टोरी की। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर नाम के शहर में सुसाइड बॉम्बिंग से हुई। इस बॉम्बिंग के दौरान राजीव गांधी के साथ एटलीस्ट 14 लोगों की और जान जाती है। श्री पेरुम्बदूर चेन्नई के पास एक छोटा सा टाउन है, जहां पर एक इलेक्शन रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी रैली में एक सुसाइड बॉमर द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। ये सुसाइड बॉमर धानु नाम की एक महिला थी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम चलता है कि इस मौत की साजिश के पीछे श्रीलंकन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE का हाथ था, जिन्होंने राजीव गांधी को मारने के लिए धानु को हायर किया था। आइए जानते हैं राजीव गांधी के असैसिनेशन के पीछे आखिर श्रीलंकन ऑर्गेनाइजेशन LTTE को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है और ऐसे क्या ट्रैजिक इवेंट्स थे जिसकी वजह से राजीव गांधी की हत्या की जाती है। श्रीलंकन सिविल वॉर एंड इंडियाज इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों,
दोस्तों 1980s के दशक में श्रीलंका सिविल वॉर के दौर से गुजर रहा था। यहां दो मेजर एथनिक ग्रुप्स यानी कि सिंगलीज और तमिल में लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। सिंगलीज डोमिनेटेड श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा तमिल्स के साथ किए जा रहे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत सी तमिल ऑर्गेनाइजेशंस ने फाइट करना शुरू कर दिया था और इसमें सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था LTTE, जिसका फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम था। ये काफी स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ग्रुप था जिसने श्रीलंकन गवर्नमेंट की नींद उड़ाकर रख दी थी। LTTE का मेन मोटिव श्रीलंका के ईस्टर्न और नॉर्दर्न पोर्शंस को अलग करके एक सेपरेट तमिल नेशन बनाना था। इधर श्रीलंकन सरकार द्वारा तमिल्स पर किए जा रहे अत्याचारों का असर इंडियन पॉलिटिक्स में भी होने लगा था। इंडियन पीएम के ऊपर इंडियन तमिल्स द्वारा श्रीलंकन तमिल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। ऐसे में अगर इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन तमिल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती तो इंडिया में भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट या मास मूवमेंट हो सकता था। इंडिया के सभी पॉलिटिकल लीडर्स यही चाहते थे कि श्रीलंका में किसी भी तरह का कोई बंटवारा ना हो और दोनों एथनिक ग्रुप्स में पीस एस्टैब्लिश हो और श्रीलंकन तमिल्स को उनके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएं। एज पर इंडियन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, अगर श्रीलंका का डिवीजन होता है तो श्रीलंकन तमिल्स की वजह से इंडियन स्टेट तमिलनाडु को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती और इसी कारण इंडिया बार बार श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा था ताकि आगे चलकर इंडियन यूनियन को कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी एहसास हो जाता है कि LTTE को कंट्रोल करने के लिए और सिविल वॉर की सिचुएशन से निकलने के लिए भारत की मदद ली जा सकती है और इसी के तहत दोनों देशों के बीच 1987 में पीस अकॉर्ड साइन किया जाता है और इसी इंसिडेंट को राजीव गांधी की मौत का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। इस एग्रीमेंट को राजीव गांधी ने 29 जुलाई 1987 को श्रीलंकन प्रेसिडेंट JR जयवर्धने के साथ श्रीलंका में साइन किया। इस पीस अकॉर्ड के तहत श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल्स को सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स और बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए रेडी थी। शर्त बस इतनी थी कि तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स अपनी सभी मिलिट्री एक्टिविटीज को खत्म कर दें। इस अकॉर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव श्रीलंका को एथनिसिटी के बेसिस पर डिवाइड होने से रोकना था, लेकिन LTTE चीफ प्रभाकरन के अकॉर्डिंग पीस अकॉर्ड केवल कुछ दिनों तक श्रीलंकन तमिल्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। उनका मानना था कि लॉन्ग टर्म में उनकी प्रॉब्लम्स केवल एक सेपरेट नेशन के एस्टैब्लिश होने के बाद ही सॉल्व हो सकती है, यानी कि प्रभाकरन इस पीस अकॉर्ड के पक्ष में नहीं थे। हालांकि अकॉर्ड साइन होने से एक दिन पहले यानी 28 जुलाई को PM राजीव गांधी प्रभाकरन से मिलते हैं और कुछ घंटों की मीटिंग्स के बाद वो प्रभाकरन को इस पीस अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए मना लेते हैं। प्रभाकरन इस मैटर पर राजीव गांधी से दोबारा मीटिंग करना चाहता था, लेकिन राजीव गांधी उनसे दोबारा मीटिंग किए बिना कोलंबो के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां जाकर पीस अकॉर्ड को श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ साइन कर लेते हैं। पीस अकॉर्ड साइन करते समय LTTE के किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया तक नहीं जाता। अकॉर्ड साइन करने के बाद इंडियन PM राजीव गांधी ने एक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया और वो था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF को श्रीलंका में डिप्लॉयमेंट के लिए भेजना। यहां गौर करने वाली बात यह है कि IPF को डिप्लॉय करने का कोई भी डिसीजन और क्लॉज उस पीस अकॉर्ड में था ही नहीं जिसे इंडियन PM और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने साइन किया था। फिर भी IPKF को डिप्लॉय करने का एक स्पेसिफिक रीजन था। वो रीजन ये था कि अकॉर्ड साइन करने के जस्ट एक दिन पहले ही कोलंबो में काफी राइट्स हुए थे और राइट्स इतने स्ट्रांग थे कि कोलंबो के प्रेसिडेंट हाउस का एक पोर्शन जला दिया जाता है और इसी रीजन की वजह से श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने राजीव गांधी से ये कहा कि वो जाफना से श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस को वापस बुलाना चाहते हैं और जाफना और चिनाकोर्ली में सिक्योरिटी पर्पस के लिए श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस की जगह इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉय की जाए और इसके कुछ घंटों के ही अंदर इंडियन एयरफोर्स को श्रीलंका आने का ऑर्डर दे दिया जाता है। IPKF का मेन टास्क था श्रीलंका के सिविल वॉर को खत्म करके वहां के एथनिक ग्रुप्स में पीस एस्टैब्लिश करना। IPKF का एक ऑब्जेक्टिव और था जिसमें उन्हें श्रीलंकन मिलिटेंट ग्रुप से सरेंडर करवाना था और उनसे सारे वेपन्स वापस लेना था। इसी बीच 3 अगस्त 1987 को प्रभाकरन जाफना पहुंच जाते हैं और अपने हथियार डालने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन तभी प्रभाकरन को कुछ सीक्रेट सोर्सेस से यह खबर मिलती है कि LTTE के ओपोनेंट ग्रुप्स को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ वेपन सप्लाई कर रही है जिससे वो LTTE के साथ फाइट कर सकें। इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद LTTE ने वेपन्स IPKF को सरेंडर करना बंद कर दिया और दोबारा आर्म्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी बीच LTTE के एक मेंबर जिनका नाम थिलीपन था
वो एक हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। उनकी डिमांड थी कि इंडियन श्रीलंकन पीस अकॉर्ड को उसके ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे एलटीटीई ग्रुप नाराज हो जाते हैं और श्रीलंका में फिर से काफी राइट्स होने लगते हैं। 17 एलटीटीई मिलिट्री मैन को अरेस्ट कर लिया, जिसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट आईपीकेएफ भी करता है। लेकिन इस अरेस्ट से नाराज एलटीटीई मेंबर्स इंडिया के भी अगेंस्ट हो गए और बात इतनी बढ़ चुकी थी कि एलटीटीई ने आईपीकेएफ को भी वॉर के लिए चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी आईपीकेएफ को एलटीटीई को पूरी तरह से खत्म करने के ऑर्डर दे दिए। एलटीटीई को इस तरह से खत्म करने के इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर को इंडिया की अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने जमकर अपोज किया और इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में आईपीकेएफ को वापस बुलाने के लिए भी कई प्रोटेस्ट्स और मूवमेंट्स हुए, जैसे कि रेल रोको मूवमेंट। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा इंडियन सिटीजन्स ने भी इस एक्शन का जमकर विरोध किया। आईपीकेएफ, जिसे श्रीलंकन गवर्नमेंट के कहने पर ही इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था, उसका श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी विरोध करना शुरू कर दिया और एंड में एलटीटीई का फेवर करना स्टार्ट कर दिया। एलटीटीई को भी आईपीकेएफ से हारने का डर था, क्योंकि आईपीकेएफ वॉर के दौरान काफी हद तक एलटीटीई के मेंबर्स को मारने में सक्सेसफुल होता है और इसी रीजन की वजह से एलटीटीई ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ 1-to-1 डायलॉग मीटिंग अटेंड की। इसी बीच 1989 में श्रीलंका में न्यू इलेक्शंस होते हैं और उसमें श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट आर प्रेमदासा चूज किए जाते हैं। आर प्रेमदासा एलटीटीई को फुल सपोर्ट करते हैं। इंडिया में भी पीएम के लिए फ्रेश इलेक्शन होते हैं, जिसमें राजीव गांधी की हार होती है और वीपी सिंह को इंडिया का नया प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाता है। वीपी सिंह आईपीकेएफ को वापस इंडिया बुलाने का डिसीजन लेते हैं और 24 मार्च 1990 को आईपीकेएफ इंडिया वापस आती है। कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंडिया में दोबारा फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। कहीं न कहीं एलटीटीई को लगता था कि अगर राजीव गांधी दोबारा पीएम बनते हैं तो वो फिर से आईपीकेएफ को श्रीलंका भेज देंगे, जिससे एलटीटीई पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो, इसीलिए इलेक्शंस के कुछ दिन पहले ही 21 मई 1991 को एक इलेक्शन रैली के दौरान एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी हमारे फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की असैसिनेशन स्टोरी। आप यहां समझ सकते हैं कि कैसे कुछ एथनिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमारे दोनों पीएम्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार न किया होता और राजीव गांधी ने अगर आईपीकेएफ को श्रीलंका में डिप्लॉय न किया होता तो इन दोनों को अपनी जान इस तरह नहीं गंवानी पड़ती। बट पंजाबी और तमिल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंडिया और श्रीलंका दोनों ही कंट्रीज में सिविल वॉर की नौबत आ सकती थी, जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती थी और दोनों कंट्रीज को न चाहते हुए भी डिवाइड होना पड़ता। क्या इन दोनों एथनिक इश्यूज को सॉल्व करने का कोई और मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच नहीं था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।